आप सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत सारी बधाइयाँ। और दोस्तों, आज की कहानी हम शुरू करें उससे पहले एक छोटा सा निवेदन कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम आपको यूं ही कहानियाँ सुनाती रहे। कहानी सुनाने का उद्देश्य केवल और केवल इतना कि कहानियाँ समाज का आईना है और इन कहानियों को सुनकर के आप इनसे कुछ सीख लें। रामचरितमानस एक कहानी है और इस कहानी ने पूरे समाज को रास्ता दिखाया। इसी तरीके से हम आपको बहुत सारी कहानियाँ सुनाते रहते हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी को सुनाने का केवल उद्देश्य इतना है कि आज का जो ज़माना है, इस ज़माने पर आपको अपनों पर भी भरोसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप अपनों पर भी भरोसा करते हैं तो अपने भी आपको कब धोखा दे दें ये आप खुद नहीं समझ पाएंगे। तो इस कहानी को सुनकर के आप निर्णय कीजिए कि इस कहानी से आपने क्या सीख ली। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की एक घटना है। वहाँ पर एक लड़का था जो बहुत अमीर घराने का था, उसके पास करोड़ों की संपत्ति थी और उसके विवाह के लिए एक लड़की को देखा जाना था। उसकी एक बहन थी, उसकी बहन की शादी उसने अपने एक जानने वालों के यहाँ कर दी थी। बड़ा अच्छा परिवार था, लड़का भी जो है एक जगह जॉब करता था, तो इस हिसाब से उसकी बहन की जहाँ पर शादी हुई थी तो उसका जो जीजा था उसने कहा कि देखो, मैं तुम्हारी शादी कराऊंगा और एक बढ़िया सुंदर सुशील लड़की से तुम्हारी शादी कराऊंगा, तो बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और दहेज वहेज तुम मांगना मत। तो उसने कहा कि भैया ठीक है, हमारे जीजा हैं, जो भी कहेंगे अच्छा करेंगे और इनसे हमें क्या खतरा हो सकता है। तो उसके जीजा ने उसको फ़ोटो दिखा कि देखो ये लड़की है और पढ़ी लिखी है, सुशील है, अच्छे आचरण वाली है और तुम इससे फट से हाँ कर दो शादी के लिए। तो उस लड़के के माता पिता को भी समझाया, क्योंकि अमीर घराने का लड़का था तो पैसे ऐसे की तो कोई दिक्कत नहीं थी। उनके माता पिता का तो केवल ये कहना था कि बस अच्छी लड़की मिल जाए तो दहेज का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो उस लड़के ने कहा कि ठीक है, अगर आपने हाँ कर दी है तो उसमें मेरी भी आप हाँ समझिए, मैं आपकी बात का समर्थन करूँगा, आपकी बात को मैं खंडन नहीं करूँगा, आपकी बात का मैं काट नहीं करूँगा। तो इसके बाद मामला आगे बढ़ता गया तो उस लड़की की फ़ोटो उस लड़के के मोबाइल पर भेजी गई और उस लड़की को देख करके वो सोचा कि ठीक है, बढ़िया है, सुंदर लड़की, सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी। तो उसको पहली ही नज़र में वो लड़की पसंद आ गई कि हमारे जीजा बड़े अच्छे हैं और उन्होंने हमारे लिए एक बढ़िया सी सुंदर लड़की देख करके हमारी शादी का जो प्रस्ताव था उसको भेज दिया और शादी डन हो गई। इसके बाद दोस्तों, उसने अपने दोस्तों को दिखाया कि भाई मेरी शादी होने वाली है और तुम लोग तैयार रहना और मैं तुम लोगों को कार्ड दूंगा। तो उसने कहा कि भाई तुम्हारी शादी होने वाली है, ये बड़ी खुशी की बात है और बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ज़रा मुझे जो तुम्हारी पत्नी है यानी कि जो मेरी भाभी है उसकी फ़ोटो तो दिखाओ, आखिर मैं भी तो देखूं कि वो कैसी है। तो उसने कहा कि बिल्कुल मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगा और उसने अपना मोबाइल खोला और मोबाइल खोल करके अपने दोस्त को अपनी होने वाली पत्नी की जो फ़ोटो थी वो दिखाई। जैसे ही दोस्त ने उसकी होने वाली पत्नी की फ़ोटो को देखा तो वो एकदम से अबाक रह गया, शांत रह गया और ज्यों का त्यों खड़ा रह गया। तो उसने अपने दोस्त से पूछा कि अरे तुम तो देख करके ही रह गए, क्या हुआ? उसने कहा कुछ नहीं, लेकिन वो समझ गया कि दोस्त के मन में कोई बात है और ये व्यक्ति मुझे बताना नहीं चाहता है। तो उसने उसको एकांत में ले जा कर के कहा कि भाई बताओ, जब से तुमने फ़ोटो देखी है तुम एकदम से चुप से हो गए हो, पहले तो तुम बड़ा हमसे बातचीत करते थे, आखिरकार कोई ऐसी विशेष बात हो तो तुम हमसे निसंकोच कहो और किसी भी प्रकार की बात हो तुम बिना कुछ संकोच किए, बिना कुछ सोचे आप मुझे पूरी बात बिल्कुल सत्य सत्य बताओ। तो उसने कहा कि देखो मित्र, तुम्हारी शादी का मामला है और जीवन भर का तुम्हारा साथ है और तुमने जिस लड़की की हमको फ़ोटो दिखाई है उस लड़की को मैं कई अलग अलग लड़कों के साथ पहले देख चुका हूँ और अगर मेरी बात तुमको गलत लगती है तो तुम इसकी जांच पड़ताल भी कर सकते हो। तो जैसे ही उसके दोस्त ने उससे ये बात कही तो उसको अपने जीजा पर मन ही मन गुस्सा आई। फिर भी उसने एक बार सोचा कि हो सकता है कि इसके जैसी दिखने वाली ही कोई लड़की हो जिसकी दोस्त मेरा बात कर रहा हो। तो उसने कहा कि हम इस बारे में पता करेंगे, अगर ऐसा है तो अभी तो शादी का 20 दिन बाकी है और अगर कुछ ऐसी चीज़ हमको पता चलती है तो मैं शादी को यहीं पर रोक दूंगा। तो दोस्तों, इसके बाद होता ये है कि उसने एक जासूस का पता लगाया और कहा कि भाई मेरी जो बीवी है, जो पत्नी है होने वाली,
वो ये है और तुम्हें इसके बारे में पता लगा करके हमको 15 दिन के अंदर रिपोर्ट देनी है कि ये कहाँ जाती है, कैसा इसका आचरण है, और शादी के 5 दिन के जब बचेंगे तो मैं जैसा भी निर्णय होगा उस हिसाब से फैसला लूँगा। तो जब उसने उसको सारी बात समझाई तो जासूस ने कहा कि ठीक है, हम आपको इसके बारे में पता लगा करके देंगे। तो दोस्तों जासूस ने उस लड़की का पीछा करना शुरू कर दिया और 1-2 दिन बाद देखा कि वो लड़की एक लड़के के साथ किसी बड़े से होटल में बैठी हुई है। तो जासूस ने उस लड़के को फ़ोन किया कि तुम्हारी जो होने वाली पत्नी है वो यहाँ पर एक लड़के के साथ बैठी हुई है और तुम उसको कॉल करके पूछो कि तुम कहाँ हो। तो उसने उसको कॉल किया। कॉल करने के बाद उसने फ़ोन उठाया नहीं, दोबारा करने के बाद उसने जैसे ही फ़ोन उठाया तो कहा कि भाई अभी मुझे फ़ोन मत करो, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ किसी विशेष काम में, और जैसे ही मैं फ्री होती हूँ तुमको कॉल करूँगी, और मैं अभी ऑफिस में मीटिंग में हूँ। तो उसने जासूस को बताया कि हमने फ़ोन लगाया था, वहाँ से ऐसा ऐसा उत्तर आया। जासूस ने कहा कि तुम्हारी जो बीवी है एक लड़के के साथ बैठी है, मैं उसकी वीडियो तुमको भेजता हूँ। उसने चुपके से वीडियो रिकॉर्ड करके उसको भेज दी। तो जब उसने वीडियो देखी तो उसने देखा कि जिसके साथ वो बैठी है तो वो तो उसका जीजा है जिसने शादी तय कराई है। हालांकि फिर भी कोई बात नहीं, उसने कहा। और वो जो जिस तरीके से बातचीत कर रहे हैं और एक दूसरे को छू रहे हैं, उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि इन दोनों के जो रिश्ते हैं वो बहुत ही अजीब प्रकार के हैं, और उन रिश्तों को अब हम क्या ही कहें। तो इस हिसाब से उन्होंने कहा कि भाई अगर वो तुम्हारी शादी करा रहा है, इसका मतलब वो लड़की से जानता है तो मिलेगा जुलेगा भी, हालांकि उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक विशेष तरह से मिलना इसमें बुराई है। तो उसने कहा कि मैं अभी वहाँ पर आता हूँ और आकर के इस संबंध में बात करूँगा। उसने कहा कि नहीं, अगर तुम अभी आ गए तो फिर मैं आगे की जानकारी नहीं ले पाऊँगा, और फिर जो तुम चाहते हो वो नहीं हो पाएगा। वो अपनी सफाई में कुछ भी कह देगी। इस तरीके से 15 दिन तक उसने उसका पीछा किया, और 15 दिन तक उसने सारे सबूत इकट्ठा करके उस लड़के को सौंप दिए, और उन सबूतों के आधार पर लड़के ने उस लड़की से शादी के लिए मना कर दिया। शादी के लिए मना कर दिया तो उसने शादी के लिए जब मना किया तो उसने कहा कि भाई तुमने हमसे शादी के लिए मना कर दिया, अब मैं जो है तुम्हारे खिलाफ़ मुकदमा करूँगी। और उसने उस लड़के के खिलाफ़ दहेज प्रथा का मुकदमा कर दिया, और पुलिस आ गई उसके घर के आपके खिलाफ़ दहेज का मुकदमा है और हमें आपकी गिरफ्तारी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों उसने फिर अपने जासूस को फ़ोन किया कि भाई देखो ऐसी समस्या। उसने कहा कि आपके पास जो सबूत हैं उन सबूतों के आधार पर आप अपनी तलाक जो आपने अपनी बात कहना चाहते हैं मजिस्ट्रेट के सामने वो कहिए, और इस आधार पर आप बेगुनाह साबित होंगे। तो दोस्तों उसने उस आधार पर जज साहब को समझाया, और जज साहब भी ये मानने को तैयार हुए कि भाई जो सबूत हैं उस आधार पर ये तय है कि ये लड़की इससे केवल एक सामाजिक दृष्टि से शादी कर रही थी, और इसका जो वास्तविक उद्देश्य था वो ये था कि इस लड़के की संपत्ति को हड़प लें, और लड़के की संपत्ति को हड़पने के बाद ये अपने प्रेमी और आशिक के साथ मौज मस्ती करे। केवल और केवल ये उद्देश्य उसका उस लड़के के साथ शादी करने का था। और इसमें जो उसका आशिक और प्रेमी था वो कोई और नहीं बल्कि उसका जीजा था, और उस जासूस ने और उसने लड़के ने अपने जीजा को और उस लड़की को जिससे कि उसकी शादी होने वाली थी होटल में रगे हाथों पकड़ा था। तो ये जब सबूत मजिस्ट्रेट के सामने जज साहब के सामने दिए गए तो जज साहब ने लड़के को निर्दोष साबित करते हुए लड़की को जो दंड था वो सुनाया, और उस लड़की की शादी को वहीं पर जो दहेज प्रथा उसने लगाई थी उसको ख़त्म कर दिया। इसके बाद वो लड़की उस लड़के के पास आती है और आकर के माफ़ी मांगती है और बहुत निवेदन विनय करती है कि नहीं मेरा उद्देश्य वो नहीं था, लेकिन लड़का उसकी एक भी बात नहीं सुनता है। और जब नहीं सुनता है तो लड़की थक हार कर अपने घर वापस चली जाती है और लड़का अपने घर वापस चला आता है। तो दोस्तों इस कहानी का उद्देश्य केवल और केवल ये है कि आज का जो समय है वो अपनों पर भी भरोसा करने का नहीं है। कब आप किस मामले में फंस जाए। यहाँ पर तो उस लड़के के पास पर्याप्त सबूत थे जो उसने न्यायालय में दिखा करके अपने आप को दोषी होने से बचा लिया। बहुत से मामलों में ऐसा होता है कि व्यक्ति के पास सबूत नहीं होता है और कानून के आधार पर व्यक्ति को सज़ा हो जाती है। तो दोस्तों अगर आप भी इस तरीके की किसी घटना का शिकार हुए हैं, आपका कोई परिचित इसी घटना का शिकार हुआ है तो कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं, और इस कहानी से आपने क्या सीख ली हमें ज़रूर बताएं। दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।